नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर। इस कंपनी के नाम में तो लक्ष्मी है, लेकिन सारे काम उल्टे ही होते जा रहे हैं। तो काफ़ी लंबे अरसे से इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पैसे को अटका कर रखा हुआ है, जिसने 1 सालों में 11% का नेगेटिव रिटर्न और टॉप से गिरावट को कैलकुलेट करें तो स्टॉक आज भी 51% की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने काफ़ी इनऑर्गेनिक तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को मेंटल प्रेशर दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कि इस कंपनी में कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे, और साथ ही साथ ऑलमोस्ट सारी केमिकल कंपनी में तो रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक को देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अभी तक कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए टेक्निकल और फंडामेंटल बेसिस पे इसके रीजंस को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में काम करता है। फार्मास्यूटिकल्स में लक्ष्मी ऑर्गेनिक का 44% का वेटेज है। प्रिंटिंग और पैकेजिंग में इसका 29% वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज फार्मा इंडस्ट्री में है, तो सबसे पहले हम लोग फार्मा इंडस्ट्री को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग निफ्टी फार्मा के चार्ट पर आ जाते हैं। तो निफ्टी फार्मा के चार्ट पर देखें तो निफ्टी फार्मा के चार्ट पे 1 महीने में 8% का रिटर्न, और 1 सालों में बात करें तो 1 साल में 9% का रिटर्न। तो आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी फार्मा में कोई भी रौनक देखने को नहीं मिल रही, चाहे वो बात 1 साल की हो या बात 6 महीने की हो। तो निफ्टी फार्मा ही नहीं चल पा रहा है, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक कैसे चल पाएगी, और वो भी तब जब कंपनी का वेटेज 44% फार्मा पर डिपेंड करता है। और आप लोग याद करो, ये स्टॉक में सबसे ज़्यादा रैली तब देखने को मिली थी जब निफ्टी फार्मा भी रैली में था। तो आज निफ्टी फार्मा डाउन है, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी करंट टाइम में डाउन ही चल रही है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर पैकेजिंग और प्रिंटिंग का, जिस पे कंपनी का 29% वेटेज है। तो पैकेजिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत एफएमसीजी सेक्टर को पड़ती है। तो अभी करंट टाइम में एफएमसीजी सेक्टर तो रैली में है, लेकिन पैकेजिंग सेक्टर से कंपनी का मात्र 29% कंट्रीब्यूट करती है। तो इस वजह से पैकेजिंग सेक्टर कंपनी के रिजल्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी ला सकती है, या फिर कंपनी का रिजल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट ही रह जाएगी। एग्रोकेमिकल की भी बात कर लें, जिसमें कंपनी 12% कंट्रीब्यूट करती है, ये भी सेक्टर स्लो डाउन में ही चल रहा है। तो कंपनी में रिकवरी आना थोड़ी मुश्किल ही लग रही है। ये तो बातें हो गई सेक्टर वाइज। अब चलते हैं लोकेशन वाइज। तो इस कंपनी का 70% बिजनेस इंडिया में फैला हुआ है, और लगभग 20% बिजनेस यूएसए और यूरोप में फैला हुआ है। और करेंट टाइम में यूएसए और यूरोप की भी हालत ख़राब है। तो ये कंपनी जिस जिस सेक्टर में काम करता है, उन सभी सेक्टर में कृपा अटकी हुई है। तो वाजिब सी बात है कि कंपनी कैसे ग्रो कर पाएगी। अब चलिए कंपनी के बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। और जब स्मॉल कैप कंपनी पे रिस्क आती है, तो वो कंपनी ईजिली 50-60% तक टूट जाती है। और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इन सभी नंबर्स के बीच में अगर हम लोग कंपनी का सेल्स देखें, तो पिछले 3 क्वार्टर में लगातार कंपनी ने अपने सेल्स को इम्प्रूव किया है। और अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर किया जाए, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स में गिरावट है। और ये 880 करोड़ की सेल्स कंपनी की ऑल टाइम हाई सेल्स है। इससे ज़्यादा सेल कंपनी ने अभी तक नहीं किया है। और अगर कंपनी की रिकवरी की बात की जाए, तो कंपनी की सेल्स थोड़ी सी कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सितंबर 2022 का कंपैरिजन जब सितंबर 2023, यानी कि इस महीने से ईयर ऑन ईयर जब कंपैरिजन की जाएगी, तो एक कमज़ोर बेस होने के नाते ईयर ऑन ईयर एक बहुत ही बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। और इसी साल अगर हम लोग ओपीएम को देखें, तो ओपीएम इस साल कंपनी ने मात्र 4% का कमाया था। तो सितंबर 2022 में ओपीएम भी कमज़ोर था। जब कंपनी का कंपैरिजन इस महीने से होगा, तभी जाकर एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे, तो दोनों केसेस में कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन इस नेट प्रॉफिट में काफ़ी सारे एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना। जब आप लोग कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक ग्रोथ देखने को तो मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर इसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। अगर हम लोग कंपनी के प्योर प्रॉफिट देखें, तो हाँ, कंपनी के प्योर प्रॉफिट में पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी में तो पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है।
लेकिन समस्याएं यहीं पर ख़त्म नहीं होती। कंपनी की जो सबसे बड़ी समस्या, कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को देखें तो पिछले 3-4 सालों में कंपनी की बोरोइंग्स तो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली गिरी थी। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही बड़ी मैसिव उछाल देखने को मिली, जो कि 2 करोड़ से जाकर 130 करोड़ तक बोरोइंग जा पहुंची है। तो अचानक से कंपनी पे कर्ज बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कर्ज को पहचानने का जो सबसे आसान तरीका होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29 का है, जो कि अभी भी एक हेल्दी है। ये नंबर 1 से कम हो तो कंपनी के लिए हेल्दी रहता है। अब कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो को भी देख लेते हैं। तो कंपनी का डेटर्स डे, जो कि बताता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को जहाँ भी सेल कर रही है, वहाँ से पैसे कितने दिनों में आ जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर डीलर हो। तो कंपनी का डेटर डे पिछले 3 सालों में कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले कंपनी को 90 डे में पैसे आ जाते थे, फिर 79 डेज में, और अब 74 डेज में पैसे आ जाते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो, इन्वेंट्री डेज, जो कि बताता है कि कंपनी अपने गोडाउन को या फिर अपने इन्वेंट्री को कितने दिनों में खाली कर देती है। तो कंपनी जितना जल्दी जल्दी अपनी इन्वेंट्री को खाली कर देगी, तो ये बताता है कि कंपनी का प्रोडक्ट की डिमांड उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है, तभी तो इन्वेंट्री जल्दी जल्दी खाली हो पा रही है। तो इसमें भी पिछले साल की तुलना में इस साल के इन्वेंट्री डे में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने पिछले 1 सालों में लगभग 0.4% का स्टेक सेल किया है। तो प्रोमोटर्स ने तो बहुत छोटा-सा स्टेक सेल किया, लेकिन एफआईआई और डीआईए का डेटा देखें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एफआईआई और डीआईए ने ऑलमोस्ट पूरा स्टेक ही सेल कर दिया है। तो स्टॉक प्राइस में गिरावट एफआईआई और डीआईए की सेलिंग की वजह से आ रही है। तो फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जो भी है सब कुछ नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में देखें तो डीआईआई ने थोड़ा-सा कमबैक तो किया है, और एफआईआई ने भी नाम मात्र का कमबैक ही किया है। तो चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स पर चलते हैं। तो कुछ वक्त पहले तक कंपनी डाउन ट्रेंड में ही चल रही थी, और इसी के साथ ही साथ कंपनी हर बार एक नया लोअर लो लगाते ही जा रही थी। लेकिन इस पॉइंट पर जाकर कर कंपनी ने अपने लोअर लो के ट्रेंड को तोड़ा, और इसी के साथ कंपनी का 275 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी 275 रुपये के ऊपर जाकर क्लोजिंग करती है तो कंपनी में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। तो कंपनी जिस जिस सेक्टर में काम करती है उन सभी सेक्टर में स्लो डाउन देखने को मिल रही है, इसलिए कंपनी रिकवर नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर हम लोग कंपनी के पिछले 2-3 महीने का डेटा देखें तो पिछले 2-3 महीने के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी में तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी आना स्टार्ट हो चुकी है, और टेक्निकल में कंपनी का रेजिस्टेंस 275 रुपये होने वाला है, और इसके ऊपर स्टॉक प्राइस जाकर क्लोजिंग करती है तो एक बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है। अगर आप लोगों ने इतना लंबा होल्ड कर लिया है, और अगर आप लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलाउ करती है, तो आप लोगों को कंपनी को मिनिमम 2 क्वार्टर का और वक्त देना चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।